नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश में किसान आंदोलन को चल रहे 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान आज भी दिल्ली यानी कि गाजियाबाद के बॉर्डर पर धरने पर बैठा है। किसान नेता राकेश टिकैत प्रदेश में घूमकर किसानों के बीच में आंदोलन को धार देने के हुंकार भर रहे हैं। लेकिन टिकैत का यह आंदोलन किसान के हित से ज्यादा खुद के सियासी जमीन को मजबूत करने वाला भी दिखता है, क्योंकि टिकैत भले ही राजनीति में आने से इनकार कर रहे हों, लेकिन वो किंग मेकर जरूर बनना चाहते हैं। और यही वजह है कि राकेश टिकैत की जुबान अब सियासी के साथ साथ जहरीली भी हो रही है। अब टिकैत किसानों से ज्यादा केंद्र और यूपी सरकार को कोसते हुए दिख रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में किसानों के बीच राकेश टिकैत ने एक बार फिर से अपने जुबान से जहर को उगला है। आपको भी सुनवाते हैं कि खुद किसानों का हितैषी बताने वाले राकेश टिकैत आखिर क्या कुछ बोलते हुए नजर आए। तो राकेश टिकैत ने क्या कहा, यह भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं, ये भी इस पर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आंदोलन में आखिर खूनी साजिश का जिक्र राकेश टिकैत ने क्यों किया। 4 तस्वीरें भी आपने देखी और आप सुनिए कि राकेश टिकैत क्या कुछ कहते हुए नजर आए। तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि आमदनी दुगनी होगी 2022 में, और हम भी यही कह रहे हैं कि हम अपनी फसल 1 जनवरी से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों के रेट दुगने होंगे। हम जो कणक बेचते हैं उसका भाव 4000 रुपए क्विंटल होगा, जो जीरी बेचते हैं उसका भाव 3800 रुपए क्विंटल होगा, जो हम मूंग बेचते हैं उसका भाव 14000 रुपए क्विंटल होगा। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। ये कहना पड़ेगा जब उनके लोग आपके बीच में गांव में आएंगे, ये प्रचार करना पड़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी राकेश टिकैत की तरफ से क्या कुछ कहा गया, इसको भी सुनिए। अभी इनकी बात करेगा, आप बचकर रहना, इससे खतरनाक पार्टियां नहीं हो सकती। जिसने अपने लीडरों को अंदर बंद कर रखा है, कहां है लाल कृष्ण आडवाणी, कहां है मुरली मनोहर जोशी, जो स्टेज पर आकर कहते थे कि सूर्योदय से जागरण के मंच में बात करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते थे, पेस्टिसाइड आउट फॉर इंडिया की बात करते थे, कहां गए? आज उनके घरों पे पुलिस लगा रखी है, उनके घर के अंदर कोई प्रेस के लोग नहीं जा सकते, एक बयान देने की हैसियत उनके बुजुर्गों की नहीं है, उन्हें घर में कैद कर रखे हैं। अंदर जिन्होंने पार्टी बनाई थी वे घरों के अंदर कैद हैं। ये बीजेपी के लोग ये कह रहे जी आप हमारी पार्टी, भाई तुम्हारी पार्टी का अपने नेताओं को छुटवाओ, पहले उनसे बयान दिलवाओ। इस किसान मोर्चे के संबंध में उनसे बयान दिलवाओ। आपके तो नेता कैद में है, तो ये हमको या किसी को छोड़ देंगे? तो ये आपको ये आंदोलन तेज करने पड़ेंगे, अपने आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने पड़ेंगे। मुजफ्फरनगर की जो पंचायत है वो संयुक्त मोर्चे की पंचायत है, और वहां पे कड़े निर्णय संयुक्त मोर्चे के फैसले वहां पे होंगे जो पूरे देश भर में लागू। तो राकेश टिकैत के इन दोनों ही बयानों को आपने सुना है, लेकिन ये दोनों ही बयान आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है, इसको लेकर के सवाल क्या है, सबसे पहले इनको भी आप देखें। कुछ तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर दरअसल राकेश टिकैत इस तरह की जो बात कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं। क्योंकि आप किसान तो आप देख ही रहे हैं कि सियासी एजेंडे के अंदर शामिल हो रहे हैं, लेकिन क्या किसान की आड़ में ये सियासी चाल हो रही है? क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं या जो भाषा बोली जा रही है वो कहीं ना कहीं सियासी नजर आ रही है। राकेश टिकैत जिस तरह से जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आखिर इस तरह के बयान वो क्यों दे रहे हैं? किसानों की बात के बीच में पॉलिटिकल और राजनीतिक बात आखिर वो क्यों कर रहे हैं, सवाल इस पर भी बनता है। और एक तस्वीर आप और देख रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि इस समय अब चुनावी साल शुरू हो चुका है, 6 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है, और ऐसे में सरकार लगातार अब सौगात पे सौगात भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं की जो चाबियां हैं वो आज हितग्राहियों को सौंपी गई हैं। अब अन्नदाता अगर खुश है तो फिर परेशान कौन है, सवाल इस बात पर भी है, क्योंकि 9 महीने से आंदोलन आप देख रहे हैं लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब सियासत के बीच में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आपको चलिए सुनवाते हैं। राकेश टिकैत बड़बोले नेता हैं, उनके पास कोई जनाधार नहीं है, उनको मुद्दों की समझ नहीं है। 3 कृषि कानूनों को बार बार काला कानून बताते रहे, लेकिन कानून में खामियां क्या है एक लाइन नहीं गिना पाए। अब बेसलेस बातें करना, आधार विहीन व्यक्ति इसी प्रकार की बेसलेस बातें करता है। राकेश टिकैत किसी तरह से मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए इस प्रकार की वाहियात बातें कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत का कोई जमीनी आधार नहीं है और इसीलिए उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी जब सारे मुद्दों पर विफल हो चुकी है तो वो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए और उत्तर प्रदेश में धार्मिक माहौल खराब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कई सारे इसके प्रमाण हैं। कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, आज तक उसका पता नहीं चला क्या हुआ। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये प्रत्येक उत्तर प्रदेश का वर्ग, व्यक्ति और युवा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच ओछी है। ये अपनी गिरी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पक्ष और विपक्ष की आप जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं उसको तो आप सुन रहे हैं, लेकिन सवाल इसी बात का है कि किसान आंदोलन जिन कृषि कानून को लेकर के शुरू हुआ, दरअसल अब आप देखें कि वो कहां तक पहुंच गया है। और जिस तरह से बयानबाजियां लगातार इस आंदोलन के बीच में हो रही हैं, भले ही बार बार किसान नेताओं की तरफ से इस बात को कहा जा रहा हो कि ये आंदोलन राजनीतिक नहीं है, गैर राजनीतिक है, लेकिन सियासी एजेंडा इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आपको नजर जरूर आ रहा होगा। भले ही खुले तौर पर नहीं, लेकिन अंदर खाने आपको उसकी सोगोगाहट भी साफ तौर पर देखने को मिल रही होगी। और जो बयानबाजियां खासतौर से राकेश टिकैत कर रहे हैं, उसके बाद सवाल इस बात का है कि क्या वाकई में अब यह आंदोलन धीरे धीरे सियासी होता हुआ नजर आ रहा है? क्या किसान कहीं इन सब के बीच में मोहरा बनता हुआ नजर आ रहा है? और किसान की जिन बातों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ था, क्या वो अपने रास्ते से भटक रहा है? और उस पर जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है उसके भी मायने क्या हैं? आज सवाल तो इस पर बनता है और हम सवाल पूछेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन राकेश टिकैत जिस तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के या उनके नेताओं को लेकर के जो बात राकेश टिकैत की तरफ से कही गई है, वो भी अपने आप में बेहद अहम है। क्योंकि बात किसानों की, किसान के मंच से होनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें राजनीतिक पार्टियों का जिक्र होते होते और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिक्र होने लगे तो फिर ये सियासी भी कहीं ना कहीं नजर आता है। और राकेश टिकैत के ऊपर कई सवाल इसको लेकर के खड़े हुए हैं और राकेश टिकैत के ऊपर पहले भी इस तरह से इन बयानबाजियों को लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं। और एक बार फिर से जो बयान राकेश टिकैत दे रहे हैं उसके बाद इस आंदोलन और आंदोलन से चूंकि जुड़े हुए एक बड़े नेता के तौर पर राकेश टिकैत हैं, इसलिए उनके बयानों के सियासी मायने भी तलाशे जाते हैं। और इसलिए अब ये भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं अपने सियासी हित को भी साधने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर दिख रही है। और चलिए इसी के साथ आज तो सवाल तो बनता है कि शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ब्रजेंद्र सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। नाहिदा लारी खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। नाहिदा लारी खान जी आपका भी स्वागत। दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। दीपक मिश्रा जी आपका भी स्वागत। आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अशोक पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत। और देवेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय किसान मंच के। देवेंद्र तिवारी जी आपका भी स्वागत। सुनील अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं एसबीएसपी के। सुनील अर्कवंशी जी आपका भी स्वागत है। अशोक जी आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं, क्योंकि राकेश टिकैत के तमाम बयान को आपने सुना होगा, लेकिन हालिया बयान उन्होंने जो दिया और जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर निशाने पर लेते हुए नजर आए, आपके नेताओं का नाम लेकर के भी उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो पहरा बिठा रखा है उनके घरों के बाहर। कैसे देखा जाए इन बयानों के मायने क्या समझे जाए? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा अशोक पांडे जी। देखिए, आपको बता दें कि राकेश टिकैत जी जनविहीन अब हो चुके हैं और जिस तरह का आप खाली मीडिया में चर्चा में आने के लिए जिस तरह का अनर्गल फलाप कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। ये तो जब आंदोलन हो रहा था उसकी आड़ में आपने देखा कैसे गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। ये तो अक्षम्य अपराध था। अब कह रहे थे कि हमारे ट्रैक्टर को वॉलंटियर्स देखेंगे, और जब ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचता है तो किसी ने नहीं देखा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वहां राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। कितनी माताओं बहनों ने कुर्बानी दी, तब आजादी मिली थी। उस राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। उसके बाद ये कहा गया कि इंदिरा को ठोके हैं, मोदी को भी ठोकेंगे। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। एक दुर्भाग्यजनक है और अनर्गल फलाप के लिए अब इनकी पहचान बन गई है। जिस तरह का बयान दे रहे हैं ये दुर्भाग्यजनक है। ठीक है ब्रजेंद्र सिंह जी, आपका भी एक रिएक्शन मैं इसके ऊपर जरूर चाहूंगा, क्योंकि राकेश टिकैत किसानों की बात को करते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिक्र करने लग जाए, वो भी किसानों के मंच से, तो इसके क्या मायने समझे जाएं? यही बात तो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती रही कि पॉलिटिक्स हो रही है। कैसे देखा जाए इन बयानों को? देखिए, जहां तक हमारा मानना है, पिछले 9 महीनों से ज्यादा समय हो गया जब हमारा अन्नदाता किसान धूप, गर्मी को और ठंडी को बर्दाश्त करते हुए बॉर्डर पर बैठा है।
हमारे चाहे दिल्ली की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या जहां आज वो बोल रहे थे हरियाणा में, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में जब कोई एड्रेस करेगा सरकार को तो उसी पार्टी का नाम लेगा। अगर हमारी सरकार वो पंजाब में जाएंगे तो हमारे ऊपर हमला करेंगे, कांग्रेस पार्टी का नाम लेंगे। तो इसमें तो कुछ भी मुझे अनुचित नहीं लगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे अन्नदाता किसानों की नहीं सुन रही है, तो स्वाभाविक है कि किसान होने के नाते कोई भी जो राजनीतिक हमला करेगा वो सरकार के ऊपर करेगा और सरकार की पार्टी और सरकार की विचारधारा के ऊपर करेगा। तो सरकार को और आपसे भी हमारी विनती है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, हमें इशू नहीं डिरेल करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 9 महीने से ज्यादा समय से उनकी सुनी नहीं जा रही है और वो एक आदमी नहीं, यही तो समस्या है ना, क्योंकि इशू यही इस बात का है कि अगर वो 3 कृषि कानून को लेकर के कह रहे हो, वो किसानों के हित का जिक्र कर रहे हो, तो फिर उस पर कोई ऐतराज किसी को नहीं है। अब किसी पार्टी के किसी नेता को लेकर के उन्होंने उनको घर में कैद कर दिया है, वहां पर पुलिस बैठा दी है, वहां पे पहरा बिठा दिया है, इसका किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? यही तो सियासत है ना। और क्या यही बाधा बन रही है? फिर बातचीत अटक रही है। ये जो आरोप लगाते हैं उसमें कहीं ना कहीं घी डालने का काम भी उधर से हो जाता है। सवाल इसलिए उठता है, इसमें से कौन सा घी डालना है? वो तो उनका महिमा मंडन कर रहे थे और वो शायद उनको याद होगा कि 87 में जब उनके पिताजी श्री महेंद्र सिंह टिकैत जी वोट क्लब पर धरने पर बैठे थे, श्रद्धेय वाजपेयी जी वहां गए थे, उनके साथ जोशी जी भी थे, वेंकटैया नायडू साहब जो आज हैं वो भी गए थे, अंडवानी जी भी गए थे। तो शायद वो उनको स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि श्रद्धेय वाजपेयी जी नहीं रहे और ये लोग हैं, इनको बोलना चाहिए। तो मैं सुन रहा था, कह रहे थे इनको बोलना चाहिए किसानों के बारे में। 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, किसानों का आंदोलन रामलीला ग्राउंड में हुआ तो श्री राजनाथ सिंह जी वहां गए थे। तो जब हमारा अन्नदाता सड़कों पर बैठेगा, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति देगा, तो जो भी पार्टी विपक्ष में होगी उसके साथ खड़ी होगी। इसमें कुछ राजनीति नहीं है, उनका समर्थन करना है। और आपको, हमको, सबको किसानों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हम आप सब किसान के ही बेटे हैं। हमारा सेना अध्यक्ष हो, अरे नहीं, अब अशोक पांडे जी क्या किसान के बेटे नहीं है? यहाँ सब है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उस बात को रखते रखते अगर आप डिरेल होंगे तो उस पर सवाल जरूर बनेगा। देवेंद्र जी ठीक है, सवाल 9 महीने से उठ रहा है, समर्थन करना चाहिए। ठीक है। ब्रजेन जी देखिए, सवाल नहीं उठ रहा होता तो 9 महीने से चर्चा इस बात की नहीं हो रही होती, और आज भी हम लोग उसी विषय पर ही चर्चा कर रहे हैं। देवेंद्र जी, एक रिएक्शन में आपका इस पर जरूर चाहूंगा। राकेश टिकैत जो बयान दे रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि राकेश टिकैत जी को मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो बिल्कुल पूरी तरह से निराधार बातें कर रहे हैं। हम लोग किसान संगठन चलाते हैं, किसानों की बात करनी है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की करनी है। लगातार 2 दिनों से मैं बाहर हूँ, पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूँ, गौशालाओं समेत तमाम जगह जा रहा हूँ, लेकिन जो टिकैत साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। अराजकता फैलाने का कोई मतलब नहीं है। किसानों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आज भी हम लोग तभी उनके साथ रहेंगे जब इस तरह का कोई वो नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे की तरह काम कर रहे हैं, ना कि किसानों को लेकर। जिस तरह पहले हम लोग 27-28 दिन धरने पे बैठे रहे, उस टाइम हम लोग किसानों की बात कर रहे थे। अब वो बिल्कुल पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल ही गलत हैं। जैसे उन्होंने तालिबान को लेके कहा, और कई सारी चीजें ऐसी उन्होंने कहा कि आरएसएस किसी की बड़ी हत्या होने वाली है, बड़े नेता की, ये सब चीजें हम लोगों के उसमें नहीं आती हैं। हम लोग गए हैं किसानों की बात के रखने के लिए, ना कि हम वहाँ अपने पॉलिटिकल चीजों को बढ़ाने के लिए गए हैं। और मैं टिकैत साहब को इस इतने बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनको जिस तरह उनके पिताजी द्वारा किसानों के लिए लगातार लड़ाई लड़ी गई, और जैसे बाकी संगठन जो भी साथ में जुड़े हुए थे उनके धीमे धीमे करके दूर हट गए, इसीलिए क्योंकि वो किसी और के इशारे पे काम कर रहे हैं इस टाइम। नहीं देवेंद्र जी, लेकिन ये आरोप तो राकेश टिकैत खुले मंच से लगाते हैं, जो किसान आंदोलन के साथ में नहीं है, दरअसल वो सत्ता पक्ष के साथ मिल गया है जाकर के। ये आरोप उनका बहुत सीधा है, और हर बार, कई बार तो मेरे साथ भी चर्चा में उन्होंने इस बात को कहा है। अगर आप उनकी बात नहीं करते हैं या आंदोलन की बात नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सत्ता पक्ष के साथ हैं। ऐसा है कि सत्ता पक्ष में होते तो विरोध न कर रहे होते। विरोध का ये तरीका नहीं है कि हम पूरे प्रदेश देश भर में घूम घूम कर काम करें। पहले 27 दिन हम लोग सब लोग रहे, कितने बार मीटिंगें हुई, सरकार गंभीर थी क्योंकि हम उस टाइम उन मुद्दों को लेके बैठे थे। अब वहां पे 5 स्टार जैसी व्यवस्थाएं अगर ये चलवाएंगे, फंडिंग लेंगे दूसरों से और विपक्ष की पार्टियों से मिलकर किसानों को चलाएंगे,
तो किसान भी बेवकूफ नहीं है, कितने दिनों से बैठा है वहां पे, और उनके बीच में वो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। उनको खुद शर्म आनी चाहिए, जिस तरह के वो बयानबाजी पूरे प्रदेश में और देश में घूम घूम कर दे रहे हैं। किसानों के हित के लिए सभी लोग नाहिद लारी खान जी, ठीक है, नाहिदा लारी खान जी, नाहिद जी, नाहिद मेरा नाम। जी जी, नाहिद लारी खान जी, कैसे देख रहे हैं? आयुष जी, जहां तक मैं टिकैत जी की बातों को सुन रही हूँ और जितना मैं समझी हूँ, देखिए अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने बोला था ये इनका किसानों का दर्द है, जो दर्द इनको 9 महीने से झेलना पड़ा और ये दर्द सत्ता पक्ष के द्वारा दिया गया है किसानों को। अभी कुछ दिन पहले भी टिकैत साहब ने कहा था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों ने तय कर लिया कि बीजेपी को हराना है और इसमें इस फैसले में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और इसका ये भी एक कारण है क्योंकि किसान, हमारे किसान भाई मुसलसल कहते आ रहे हैं कि हमारे वोटों के कारण, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, भाजपा सरकार जो है, भाजपा जीती और सरकार बनी। और लेकिन भाजपा ने जो है किसानों को धोखा देने का काम किया, उनके साथ झूठी हमदर्दी दिखाई कि 2022 में जो है उनकी आय दुगनी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में कहा गया कि आपकी जो है गन्ना का जो है मूल्य जो 400 प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ इससे विपरीत। आज 5 साल से किसान जो है बदहाल है, किसान बदहाल। किसानों को बकाया दे दिया। देखिए अभी देखिए मैं किसी के बीच में बोल नहीं रही थी, एक सेकंड मुझे बोलने दें। और किसानों उल्टा क्या किया कि मोदी सरकार ने किसानों को जो है, किसानों के ऊपर ये जो किसान विरोधी काला कानून जो है अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए थोप दिया ताकि इनकी जमीन भी छीन ली जाए। नहीं सपा बसपा की तरह। आयुष जी, आई कैन नॉट डिबेट लाइक दिस, वी ऑल आर ऑन जूम, तो सबकी आवाज कटती है बीच में बोलने के लिए, बीच में बोलने से, इसलिए मुझे बोलने दें। अशोक जी, नाहिद जी को बोलने दें। हाँ नाहिद जी कंप्लीट करें। देखिए आज 9 महीने से किसान जो है काले कृषि कानून के विरोध में कड़कड़ाती ठंड, चिलचिलाती गर्मी, धूप में मूसलाधार बारिश में सड़कों पर आंदोलित हैं। 600 से लगभग 600 किसानों की इस काले कृषि कानून को समाप्त करने के लिए जो है उन्होंने अपनी जानों की आहुति दे दी। लेकिन सत्ता में बैठे लोग केवल जो है अनर्गल बयानबाजी जो है किसानों के लिए मुसलसल करते रहे, चाहे उनको मवाली बुला रहे हैं, कभी उनको आंदोलन जीवी कहा, कभी उनको खालिस्तानी कहा, कि मुसलसल उनको जो है अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान किस बदहाली की स्थिति से गुजर रहा है। आज किसान जो है खून के आंसू रो रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए कि गन्ना का मूल्य का वादा किया था कि 400 रुपए प्रति क्विंटल कर देंगे, 1 रुपया इन 5 सालों में नहीं बढ़ाया। तो किसानों को, किसान आज अपने आप को ठगा, चलिए किसान ठगा महसूस कर रहा है। चलिए ठीक है दीपक, एक सेकंड और दें, एक सेकंड आप और दें। इसी का कारण है कि अगर आप अभी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आशीर्वाद यात्रा बीजेपी के लोगों ने निकाली, तो वहां बीजेपी के मंत्री, एमपी, एमएलए को जो है गांव में लोगों ने घुसने नहीं दिया। इनके एक एमएलए के गाड़ी पर काली पोतने का काम किया। ये एक बीजेपी के बुरे कर्मों का फल इनको मिल रहा है। अगर इन्होंने जनमानस की सेवा की होगी, नहीं ठीक है, देखिए जनता ही सर्वोपरि प्रजातंत्र के अंदर है, वो सबको पता है। ये बुरा करेंगे तो भी जनता उसका जवाब देगी, या भला करेंगे तो भी जनता उसका जवाब देगी, लेकिन उसका एक तरीका है, संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है दीपक जी, एक रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा इसके ऊपर। जी देखिए टिकैत जी जिन सवालों को खड़ा कर रहे हैं वो जनमानस के सवाल हैं। हम किसानों को उनकी लड़ाई में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, एक सामाजिक राजनीतिक चैतन्य व्यक्ति होने के नाते। लेकिन मेरा एक छोटा सा उन्हें सुझाव है कि एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते कि कोई भी सच नरो व कुंजरो व पद्धति में नहीं कहा जाता। सच घटे या बढ़े, सच न रहे, झूठ की इंतहा नहीं होती। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। और जहां तक लोग कहते हैं राजनीतिकरण का, तो राजनीति कभी खराब नहीं रही है। किसी भी आप नीति को बदलने की बात करेंगे और राजनीति को हेय करेंगे तो ये गलत है। उन्हें सीधे सीधे एक राजनीतिक दल बना लेना चाहिए या किसी राजनीतिक दल के साथ हो जाना चाहिए और यह राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। हम कह रहे हैं, जैसे मैं आरएसएस का आलोचक इसलिए हो जाता हूं कि आरएसएस एक बार अपने आप को कहती है कि मैं सांस्कृतिक संगठन हूं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। यहां तक कि उन्होंने सरदार पटेल और पंडित नेहरू के समक्ष जो कसम खाई थी कि हम जीवन में राजनीति नहीं करेंगे, सिर्फ सांस्कृतिक आंदोलन करेंगे और राजनीतिक कार्य करते हैं, राजनीतिक कर्म करते हैं, तो वो गलत है।
आप सीधा सीधा सार्वजनिक जीवन में साफ तरीके से आइए, ये है। और दूसरा, किसानों के सवाल पर बहुत कुछ बोलने के लिए है। क्या जरूरी है कि किसी दल की उन बातों को कहा जाए जो बातें अतिरंजित लगती हैं? तो बोलने से पहले यह देखना चाहिए कि कहीं अतिरंजना तो नहीं बोल रहे हैं। वैसे टिकैत जी की लड़ाई को हमारा पूर्ण समर्थन इस सुझाव के साथ है, इस आग्रह के साथ है कि आइए राजनीतिक लड़ाई खुले मन और खुले मंच से लड़ा जाए, किंतु परंतु में कोई लड़ाई ध्येय तक नहीं पहुंचती। यही कारण है कि 300 के करीब 300 दिन हो गए धरने के, अभी तक धरना अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा। आर पार की लड़ाई को इधर उधर नहीं करनी चाहिए, न दैन्यम न पलायनम। नहीं दीपक जी, देखिए पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता होने के बावजूद भी आपने बहुत साफगोई से जो बात कही है ना, ये मुझे लग रहा है कि अगर इस तरीके की बात होना तो किसान आंदोलन वाकई अपने मुकाम पर पहुंच सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि विरोध के नाम पर सिर्फ विरोध होता है, लोग उसकी जड़ में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। अर्कवंशी जी, एक रिएक्शन मैं आपका भी चाहूंगा। सुनील अर्कवंशी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गर्म पानी होगा। चलिए, सुनील अर्कवंशी से शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अशोक जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। देखिए, अभी मैं सपा प्रवक्ता की बात मैं सुन रहा था। 4.5 साल तो अखिलेश जी घर में बैठ के खाली ट्वीट कर रहे थे। अरे बीजेपी के आपके जो नेता हैं आदित्यनाथ जी से लेकर सारे नेता अपने एसी टॉयलेट में बैठकर 5 साल से जो है केवल ट्विटर पे है, एसी टॉयलेट में बैठे रहते हैं और ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं। जमीन पर कहीं नहीं है, धरती तो खिसक गई। और आपके वोट क्या थे मोदी जी की खुद ही धरती खिसक गई। काशी में एमएलसी चुनाव हारे, छात्र संघ के विश्वविद्यालयों में चुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, तो ये तो आप लोग की धरती खिसक चुकी है। आपकी सरकार तो केवल मीडिया और सोशल मीडिया और विज्ञापनों के माध्यम से चल रही है, धरती पर तो कहीं है नहीं। खालिस्तान जिंदाबाद लगा कि नहीं? अखिलेश जी और मायावती की तरह हम चीनी मिलों को बेचने का अरे इनको माननीय अखिलेश जी का 110 डिग्री का बुखार चढ़ा है बीजेपी को। जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बीजेपी में थर्राहट और घबराहट भी बढ़ती जा रही है अपनी। ये तय है कि 2022 में इनकी स्थिति केरल और तमिलनाडु चुनाव वाली होगी, जैसे 2022 में। ठीक है नाहिद लारी खान जी, बोलने न देने तो फिर वो आपको नहीं बोलने देंगे, मैं उनको चुप नहीं करवा पाऊंगा, फिर बोलने दें उनको पहले। ये लोग किसी के नहीं है। ये जब 4 महीने चुनाव 6 महीने रह गया है तो बड़का राजनीतिक बन के आए हुए हैं। ये वही लोग हैं जो आतंकियों पर से मुकदमा वापस लेते हैं। ये वही लोग हैं जो मुख्तार अंसारी के भाई को मोदी जी बिल बुलाए, देश को बिल बताए और आप बिल बुलाए, पाकिस्तान पहुंच गए थे। जैसे दोनों ही बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बीजेपी ने भी बहुत कुछ ऐसा नहीं किया जिससे किसान बहुत खुश रहे। ठीक है, चलिए। अगर माननीय सुनील अर्कवंशी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील अर्कवंशी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, सुनील जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या है। मैं ब्रजेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। ब्रजेंद्र जी, जो बात यहां पर कही गई और खासतौर से देखिए अभी एसपीएल के प्रवक्ता दीपक जी ने भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आंदोलन को आप लीड कर रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल आपको रखना है कि कुछ ऐसा ना हो जो आंदोलन को कहीं हार्म कर जाए या नुकसान पहुंचा जाए। क्या उस लाइन को क्रॉस करते हुए नहीं नजर आ रहा आपको राकेश टिकैत जो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो तालिबान का जिक्र कर लें या खून खराबे की बात करने लगे, बक्कल उतारने की बातें करने लगे, ये सारी बयानबाजी आपको नहीं लगता कि आंदोलन के ऊपर कहीं भारी पड़ती हैं? नेता होने के नाते इसको भी तो सोचना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर आदरणीय दीपक जी बहुत बौद्धिक आदमी हैं और उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिया कि किसी भी आंदोलन के कार्यकर्ता को अपने इशू को कोर में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब से आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, लागत हमारी दोगुनी बढ़ गई। 52 रुपए में बिकने वाला डीजल 100 रुपए में पहुंच गया और कृषि के सारे काम डीजल से होते हैं, जुताई से लेकर, सिंचाई से लेकर, मराई से लेकर और गन्ना की ढुआई तक। इस प्रकार डीएपी खाद हो, यूरिया हो, और पूरा का पूरा अभी कांग्रेस 29,000 ग्राम न्याय पंचायतों में हम गांव में थे 75 घंटा, सारे किसानों को पूरी रात
पूरी रात अपने फसलों को बचाने के लिए खेतों में सोना पड़ रहा है। तो जो एक ये अराजकता है छुट्टा जानवरों की। और गन्ना किसान के बारे में नाहिद जी बोल रही थी कि 5 साल अब होने जा रहा है, ये अंतिम कार्यकाल है आदरणीय योगी जी का। और सोचिए कि 450 की बात इनके घोषणा पत्र में थी, और 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया जो 3 वैरायटी का गन्ना होता है इन्होंने बढ़ाया मात्र 15 रुपया। और आदरणीय पांडे जी ये भी कह रहे थे कि हमने बड़ा बकाया भुगतान करा दिया। भैया पांडे जी, हमारे गोंडा में एक बजाज की कुदुरखी चीनी मिल है, अभी पिछले साल 10 दिसंबर तक का ही पैसा हमको मिला है, और 6 महीना पहले की हालत तो इतनी खराब थी कि हमारा 2 साल का पैसा बाकी था। हो सकता है कहीं आपने भुगतान भी किया हो, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को एड्रेस करिए। किसानों की समस्याएं 100 गुना बढ़ी हैं, लागत मूल्य 100 गुना बढ़ा है और समस्याएं 100 गुना बढ़ी हैं। तो उस अनुपात में हमारे किसानों नहीं बिल्कुल ठीक है, समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन समस्याओं को उठाने वाले अगर उसको लेकर के सही तरीके से एड्रेस ना कर पा रहे हो तो भी इस बात का सवाल है कि आखिर फिर इन समस्याओं को हल करेगा कौन। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सवाल तो बनता है, मैं आज सवाल किसान आंदोलन को लेकर के उसका नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत के बयानों को लेकर है, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार इस आंदोलन का नेतृत्व तो कर रहे हैं, लेकिन जो बयान राकेश टिकैत गाहे बगाहे देते हैं उससे सवाल इस बात का बनता है कि क्या कहीं वाकई में यह आंदोलन को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। और अगर राकेश टिकैत इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं जिसके सियासी मायने भी समझ में आ रहे हो, तो फिर सवाल तो यह बनता है कि आखिर किसानों की बात करते करते ये सियासी बयानबाजियां क्यों की जा रही हैं। इसी पर लगातार चर्चा जारी है। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं, सुनील अर्थवंशी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सुनील अर्थवंशी जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं चर्चा में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं नाहिद लारी खान जी आपके पास आता हूं। ये जो बात अभी यहां पर उठी खासतौर से किसानों को लेकर के, उनके मुद्दों को लेकर के, क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिकली जब उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं कहने की कोशिश होती है तो फिर वो जो आंदोलन जिस मकसद से शुरू हुआ वो डीरेल होता हुआ दिख रहा है, और यही मौका सत्ता पक्ष चाह रही है कि इस तरह की बयानबाजियां हों और उसका जो इंपैक्ट है या वो जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो पहुंच जाए जनता तक। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे नेताओं को कम से कम बयान देते समय इन सारी चीजों से परहेज कर लेना चाहिए? आंदोलन को नुकसान पहुंच सकता है। नाहिद लारी खान जी। आयुष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आदरणीय दीपक जी की बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। वो काफी इंटेलेक्चुअल भी हैं और मैं उनकी बात से काफी सहमत भी हूँ। मैं बस उनको ये बताना चाहती हूँ दीपक जी को कि थोड़ा बात ये भी है कि 9 महीने से किसान जो है आंदोलित है, सड़कों पर हैं और बहुत दुख दर्द उनको सहना पड़ा। महिलाओं को भी बहुत अपमानित होना पड़ा। जिस प्रकार से वहां की पानी, वाटर सप्लाई भी काट दी गई और तमाम चीजें होती रही इन 9 महीनों में। तो ये सब किसानों का दर्द भी है जो आए दिन छलकता रहता है। और जिस प्रकार से भी अशोक जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हालांकि सीनियर है मुझसे, लेकिन जिस प्रकार की बातें कर रहे थे, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये तो देश का दुर्भाग्य है ना कि देश के जो माननीय मुखिया जी हैं वो देश को बिन बताए आतंकी देश, अपने अभिन्न मित्र आतंकी देश, वहां बिन आमंत्रण के पहुंच गए पाकिस्तान ये देश का दुर्भाग्य है आयुष जी। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने 5 सालों में जो है एक बर्बादी के मुहाने पे खड़ा कर दिया है, एक बर्बादी के मुहाने पे खड़ा कर दिया। और अगर इस बर्बादी के दास्तान अगर मैं बयान करने लगूं तो पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन दास्तान नहीं खत्म होगी। जिस तरह से महिला उत्पीड़न चरम पर है, ये मामले सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, नौजवान बेरोजगार, किसान बदहाल है। 600 से लगभग 600 किसानों की काले कृषि कानून के विरोध में अपनी जानों की आहुति दे दी। महंगाई चरम पर है। आज भी जो है उत्तर प्रदेश में जो है। नहीं ठीक है नाहिद लारी खान जी, देखिए बात यहाँ किसानों की हो रही है। नाहिद लारी खान जी, बात यहाँ चूंकि किसानों की हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि किसानों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अशोक पांडे जी ने अभी कहा कि उन्होंने गन्ना किसानों का इतना भुगतान किया, वो पता नहीं वो ठीक है। एक सेकंड नाहिद लारी खान जी, उन्होंने कहा कि वो गन्ना किसानों का भुगतान कर रहे हैं, उन्होंने गन्ना किसानों का भुगतान किया, आप आरोप लगा रहे हैं कि उनका इतना बकाया है। मुझे बताएं नाहिद लारी खान जी, आप लोगों ने गन्ना किसानों
किसानों का कितना भुगतान किया था? क्योंकि सवाल इस बात का भी है ना कि आप लोगों ने किसानों के लिए क्या किया, ये भी तो जनता फिर आपसे पूछेगी ना। और वही आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आपने तो किया नहीं, आप जो बकाया छोड़ के गए वो भी हम भुगतान कर रहे हैं, और आप किसानों की बात कर रहे हैं। नाहिद लारी खान जी जवाब दें। दो सवाल किया, मुझे जवाब देने का मौका दें। देखिए इन्होंने किसानों के साथ क्या किया, अगर मैं आपको किसान सम्मान निधि का ही अगर बता दूं तो किसान सम्मान निधि की किस्त लटकने के मामले में उत्तर प्रदेश, पूरे देश में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। 87,466 किसानों की किस्त जो है लटकी हुई है, और बाराबंकी में किसान सम्मान निधि घोटाला भी हुआ है। 2.5 लाख किसान जो है अपात्र है। इसी प्रकार अनेकों जिलों में घोटाले किसान सम्मान निधि में हुए हैं। और अगर आप बात कर रहे समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी से बीजेपी के किसानों के मामले में कोई तुलना कर ही नहीं सकते। बीजेपी के गन्ना किसानों का भुगतान क्यों नहीं कर पाए? बनाई है, पूंजीपतियों ने बनाई है। नाहिद लारी खान जी, गन्ना किसानों का भुगतान क्यों नहीं हुआ? ये क्यों कहते हैं कि आप लोग जो भुगतान नहीं कर पाए उस भुगतान को भी हम कर रहे हैं? देवेंद्र जी हमारे साथ बैठे हुए, मैं उनसे भी इस बात का जवाब ले लूंगा, वो और बेहतर बता देंगे। नाहिद लारी खान जी, लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए कि इन्होंने नहीं किया, आपने नहीं किया, वो कहेंगे आपने नहीं किया, आप कहेंगे कि उन्होंने नहीं किया। किसान के लिए किसने क्या किया? आयुष जी, बात ये कि जब मैं बोल रही हूँ तो मुसलसल अशोक जी बोल रहे हैं और आप टोक नहीं रहे हैं। नाहिद लारी खान जी, मैं बराबर आपको भी कह रहा हूं और उनको भी कह रहा हूं। जब वो बोल रहे थे तब आप भी उनको डिस्टर्ब कर रही थी। नाहिद लारी खान जी, देखिए दोनों के लिए फिर नियम यहां पर समान होंगे ना। या तो आप उनको बोलने दें तो आप शांत रहें, जब आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं उनको कैसे रोकूं? देवेंद्र तिवारी जी मुझे बताइए, क्योंकि यहां तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां किसानों के हित की बात कर रही हैं, आप मुझे बताएं कि क्या वाकई में किसान के हित की बात कोई सही मायने में पार्टी कर रही है, या किसान को एक वोट बैंक की तरह से अभी भी पॉलिटिकल पार्टी देख रही है? क्योंकि विपक्ष तो हमेशा किसान के साथ में होता है, लेकिन सत्ता में आने पर वो क्यों बदल जाता है? ऐसा है कि जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ किसान को वोट बैंक की तरह देख रही हैं। मैं आपको एक्चुअल बताता हूं, अगर आप ये लोग मेरे सोशल साइट से जुड़े होंगे, किसानों को इस टाइम सबसे ज्यादा जो समस्या थी बिजली की थी। बिजली में वो ट्यूबवेल में मीटर लग रहे थे, बिजली के रेट बढ़ा दिए गए थे, खाद बढ़ गई थी, गन्ना की को लेकर था। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को दिया, उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया कि हम जल्द से जल्द इसको भुगतान करेंगे। दूसरा, आवारा पशुओं को लेकर जो ये सारी पार्टियां अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग करके किसानों की अगर बात करें, तो अगर थोड़ा भी सहयोग करते तो जो ये जानवर हमारे गौ वंश जो घूम रहे हैं, इनमें कुछ हम लोग सुधार कर सकते थे। लगातार हम लोग पूरे प्रदेश में घूम घूम कर जहां भी गौशालाएं हैं उनको उजागर कर रहे हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह गौवंश को रोडों पे छोड़ दिया गया और किसानों की फसलों खराब करने के लिए जगह जगह नुकसान कर रहे हैं। इसका रोज का रोज माननीय उच्च न्यायालय ने 12 से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है शासन से और मेरे से भी। इस टाइम भी मैं पूरा भ्रमण पे निकला हूँ, इस टाइम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूँ। लेकिन लगातार ये जितनी भी पार्टियां हैं ये किसान विरोधी हैं। जब सत्ता में कोई होता है तो किसान की कोई नहीं सुनता है। अगर बहुत सुन रहे होते तो ये पार्टियां चुनाव क्यों हारती है, आप भी समझ सकते हैं। सिर्फ अब इस टाइम चुनाव आने वाला है, इसलिए सभी लोग जाति धर्म तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर, और सबसे ज्यादा किसान है अपने यहाँ। नहीं, लेकिन देवेंद्र जी फिर मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपने यहाँ सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कह दिया कि भाई किसी ने किसानों के हित के बारे में सही तरीके से सोचा नहीं। अभी जो सरकार है उससे भी आप लोगों की नाराजगी है कि उन्होंने भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मुझे बताएं कि फिर किसान के पास क्या ऑप्शन है? किसान कैसे ऐसी सत्ता को चुन पाए, ऐसी सरकार को चुन पाए जो किसान के सही मायने में भले की बात करे? क्या करे किसान तो हमेशा, आज जब शुरू से आप देख लीजिए, किसान को जब बताया, जो भी पॉलिटिकल पार्टी समझा ले गई कि हम ऐसे कर देंगे, हम आपका जो रेट्स है वो बढ़ा देंगे, गन्ना का टाइम से पैसा देंगे, हम गन्ना का रेट बढ़ा देंगे, तो उस पे नहीं किया अमल। अब किसान तो चुनाव नहीं लड़ा। अब ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, किसान के बच्चों को लड़ने का समय ही नहीं देती हैं, क्योंकि ये लोग तो पूंजीपतियों को ढूंढते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। अगर आप पूरा इतिहास उठा के देख लें, अब पिछले 3 चुनाव से तो कोई छोटा आदमी चुनाव ही नहीं लड़ सकता। इतना महंगा चुनाव कर दिया, ये लोग टिकट नहीं देंगे। जो जमीनी कार्यकर्ता काम करना चाहते हैं उनको ये टिकट नहीं देंगे। कोई पार्टी वाले जितने बैठे हैं यहाँ पे, कोई दूध का धुला नहीं है। ये सब किसानों का दोहन करना चाहते हैं और किसान के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं। 600 लोग मर गए हैं वहाँ आंदोलन में। अगर आंदोलन की बात करें, टिकैत साहब हमारे घूम घूम के अपना फेस चमका रहे हैं, लेकिन उन परिवारों का क्या होगा, उनको मुआवजा कैसे मिलेगा,
बाकी वो उनको क्या वो होगा जो मर गए हैं वहां धरने में। नहीं देवेंद्र जी, फिर यही सवाल तो है ना कि भाई अगर आप लोग सब किसान हैं और किसान मिलकर के ये सारा जो आंदोलन है वो कर रहा है, तो फिर ऐसे नेताओं से भी आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि भाई उनके भले के लिए वो क्या कर रहे हैं, या इससे सही मायने में किसानों के आंदोलन का भला हो जाए। ये भी राकेश टिकैत जी को समझाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि मेरे सवाल पूछने से या यहाँ पर बैठे किसी और शख्स से सवाल पूछने से वो सत्ता पक्ष का हो जाएगा, लेकिन आप तो किसान है ना, आपको पूछना चाहिए। दीपक जी। अबे भाई साहब, अभी 15 दिन पहले दिल्ली में ही रकाबगंज गुरुद्वारे में हम लोगों ने बैठक करी और इस चीज को लेकर चर्चा की गई। सभी संगठनों ने किया, 100 संगठन करीब थे। अब बॉम्बे में 12 तारीख को है, जिसमें ये कहा जाएगा, हम लोग सब लोग ये चाहते हैं किसानों के जो नेता हैं, इन हम जैसे लोग, हम भी उसमें गिनते हैं कि हम जैसे लोग, इन सबको हिदायत दी जाएगी कि किसानों की जो मेन समस्या है उनको लेकर बात करेंगे, ना कि पॉलिटिकल। हमें ना बीजेपी को हराना है, ना सपा को हराना है। हमारी मांग है कि हमारी जो चीजें हैं उनको फुलफिल की जाए। कोविड जैसी महामारी आई, ठीक है, आपकी मांग को जो मानेगा वो सत्ता में आएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही लाइन हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल होंगे तो फिर मुझे लगता है कि आंदोलन दिग्भ्रमित होगा। दीपक मिश्रा जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसान का सही मायने में भला नहीं किया, ये यहाँ पे बैठे किसान नेता खुद कह रहे हैं। अब इसको मैं कैसे देखूं? देखिए, यह बयान एकांगी है। बड़े सवालों को आप एकमानगी खारिज नहीं कर सकते। अगर एकमानगी आप खारिज कर देंगे तो यह देश की राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह होगा और अराजकता होगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे राजनीतिक दल काम नहीं किए हैं। आज किसान जहां पर है, कुछ तो है। किसानों की प्रति व्यक्ति आय जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब 57 या 58 रुपए थी, और पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय 137 रुपए थी। आज किसानों की प्रति व्यक्ति आय हालांकि दुगनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक नीतियां हैं वो पूरी तरीके से भाजपा खुद अपनी आर्थिक नीतियों को दृढ़तापूर्वक लागू नहीं कर सकी। अब मैं इस पे ऐसा कोई आरोप नहीं लगाऊंगा कि वो अडानी जी के नाते नहीं हुआ, अंबानी जी के नाते नहीं हुआ, उनको फॉर्च्यून तेल देना था, ऐसी बातें कहना मुझे लगता है डिबेट को डिरेल करना होगा। लेकिन फिर भी बढ़ी तो है। आप बड़े सवाल को एक बानगी क्यों नकार देते हैं? एक चीज बताइए भाई साहब, सवाल थोड़ी है। किसानों को बढ़ा अरे मान्यवर जब आजादी का वक्त था तब किसानों की प्रति व्यक्ति आय 57 रुपए थी, और आज किसानों, आप पढ़ा लिखा करें श्रीमान, आप बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन एक दिन जमीन में, अरे मान्यवर आंकड़े नहीं है, आप खुद देख लीजिए। आप एक किसान है, एक मिनट रुकिए, एक छोटा उदाहरण दे लीजिए। मैं आपको ही स्क्रीन पर देख रहा हूं, आप एक किसान हैं और आप 4 पहिया गाड़ी में बैठे हुए हैं। क्या 4 पहिया गाड़ी में बैठना किसानों के वो नहीं है? हाँ, ये सही है कि हिंदुस्तान की जो अधिकांश किसान आबादी है वो 4 पहिया गाड़ी आज तक नहीं पाई। 4 पहिया में आप बैठ सकते हैं, विकास हुआ है, लेकिन नहीं, कहने का तात्पर्य नहीं है। देवेंद्र जी वो ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ तो ऐड हुआ है। देवेंद्र जी उसमें कुछ तो ऐड हुआ है। नहीं, आप बैठ सकते हैं, आप 4 पहिए में भी बैठ सकते हैं, आप विमान में भी उड़ सकते हैं, उस पर उनका एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप वहां तक पहुंच रहे हैं, तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा ना। देवेंद्र लेकिन हेलीकॉप्टर से चलेंगे? नहीं, देवेंद्र जी आपको साधुवाद देवेंद्र जी उनके कहने का अभिप्राय यही है। सुनेंगे ही नहीं, वो यही कह रहे हैं कि आप हेलीकॉप्टर से चलें, आप विमान से चलें, यही तो कंट्रीब्यूशन है ना भाई। बैलगाड़ी से और पैदल चलने वाला किसान अगर वहां तक का सफर तय कर रहा है तो कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है ना, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। तो ये सुखद नकारिए मत, सुखद बात है ना ये इस बात को। लेकिन देवेंद्र जी सुन ही नहीं रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। एक बात 2 मिनट सुने तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ जो देवेंद्र जी के मन में है। देवेंद्र जी, दीपक जी की बात को सुनते हैं। दीपक जी, मेरी बारी है, मुझे तो बोलना ही है। जी दीपक जी, बात आपकी बारी में तो बोल नहीं रहा। तो सबसे बड़ी बात है किसानों की प्रति व्यक्ति आय तब 47 से 57 रुपए थी, और आज यह प्रति व्यक्ति आय 60 से 65,000 रुपए के बीच में है। हालांकि जो प्रति व्यक्ति आय है चालू कीमतों पर वह 1,34,000 रुपए के करीब है। किसान यानी कि औसत आमदनी से हिंदुस्तान का आधा है। कायदन अगर ये दुगना हो जाता तो भारत की औसत आमदनी के बराबर होता। ये सही है कि विकास हुआ है, लेकिन विकास जहां होना चाहिए वहां नहीं हुआ है। जैसे किसानों की आमदनी, आप यूरोप के देश देखिए, यूरोप के देशों में जो किसानों की आमदनी है वह औसत आमदनी से ज्यादा है। आप भारत में ही देख लीजिए, हरियाणा का किसान आम आदमी से ज्यादा अमीर है, सिर्फ हरियाणा का।
तो अगर ऐसी व्यवस्था हो जो किसानोन्मुखी हो, स्वदेशी हो जाए, तो भी किसानों का भला हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि भाजपा की सरकार ने मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में आकर ऐसी नीतियां बनाई कि किसान विरोधी जिसे कहा जा सकता है। किसान बिल जब आया, जानते हैं मान्यवर, किसान बिल सीतारमन जी ने किसी किसान सभा में या किसानों की बैठक में उसका प्रारूप पहली बार नहीं रखा था, वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एक कॉन्क्लेव में रखा था और भाषा अंग्रेजी थी। किसानों की भाषा हिंदी हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, अंग्रेजी नहीं हो सकती, और किसान हित की बात कॉन्क्लेव में भी नहीं हो सकती। तो मानवर जिसका बीज ही गलत हो, वह जब पुष्पित पुल्लवित होगा तो कैसे किसान हित ऐसी होगा? और उसका सबसे बड़ी बात यह किसानों है को नहीं कि किसान हित अगर भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जी, और किसानों के लिए दीनदयाल जी का ही फार्मूला लागू कर दे पांडे जी की सरकार, तो भी किसान भला हो जाएगा। लेकिन ये तो श्री अडानी जी का फार्मूला लागू किए हुए हैं। चलिए अशोक जी जवाब देंगे इसका। अशोक जी जवाब दें। देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने सीधे किसान भाइयों के खातों में पैसा जेबों तक पहुंचाया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और किसानों तक पहुंचते पहुंचते एकदम अंतिम चरण पहुंचता है। सीधे बिचौलिया को हमने खत्म किया। ये जो हमने कानून बनाया है, हमने कहा एमएसपी जारी रहेगी, इसमें अब काला क्या है? हमने बार बार, हमारा दरवाजा खुला है किसानों से, हम किसान भाइयों से बात भी कर रहे हैं। हमारा एक क्या है कि जो किसान भाई जो भी कहेंगे हम संशोधन को तैयार, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन लोगों के हाथों में अब खेलने लगा है तो जिनकी अपनी राजनीतिक फसल उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है, हो गई है। अब वो लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जिसके शिकार स्वयं टिकैत जी हैं और इस तरह का नरगल प्रलाप कर रहे हैं। किसान की आय को दोगुनी करने की अशोक जी आपने बात की थी, वो आपने नहीं किया। 9 महीने से किसान आंदोलन पर बैठा हुआ है कृषि कानून को लेकर के, आप उसका हल नहीं निकाल पाए। किसान का हित आपने किया कैसे? क्या किसान सम्मान निधि देने से किसानों की समस्याओं का हल हो गया? देखिए, हमने नीम कोटी वो खाद हमने दिया, उसका कारोबार, उसका जो काला बाजार था उसे बंद किया। उत्तर प्रदेश से बिजली आना एक खबर थी, अब बिजली जाना एक खबर है। और हमने, अरे कैसी बातें कर रहे हैं अशोक जी, बिजली तो आती नहीं है गांव के एरिया, छोटे अशोक जी विरोध क्यों है फिर भाई? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव के अंदर विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है? मैं तो सीधा सवाल आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आप योजनाएं गिनाते रह जाएंगे, मुझे ये बताएं ना कि वही किसान है ना जिसके खाते में आपने पैसा दिया, वो क्यों विरोध कर रहा है आपका? किसान विरोध नहीं कर रहा है। अब जितने लोग हमारे उस कानून के समर्थन में थे, उतने उससे कम लोग विरोध में हैं। अब उसको टिकैत एक दूसरे ढंग का आंदोलन बना रहे हैं। हमको दीपक भाई की बात सही लगी कि छिप नकली चेहरा सामने आए, असली ठीक है। ब्रजेन जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी का इस देश के अंदर सर्वाधिक योगदान रहा, देश जब से आजाद हुआ और उसके बाद से लेकर के 2014 तक, मुझे बताएं किसान यहां पर भी बैठ के ये क्यों कह रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसान का सही मायने में भला नहीं कर पाई है? आज विपक्ष में है तो भी आपके सवाल वही है कि भाई ये भला नहीं कर पाए, आप लोगों ने भी नहीं किया। ये सवाल यहाँ पे किसान नेता की तरफ से उठा। ब्रजेन जी जवाब दे इसका। आदरणीय तिवारी जी को मैं सुन रहा था, देवेंद्र जी को, वो कंफ्यूज हैं, टोटली कंफ्यूज हैं। वो जिन चीजों की प्रशंसा कर रहे थे, जब आदरणीय दीपक जी बोलने लगे तो ठीक उसके खिलाफ वो बोलने लगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उसके पहले वो दूसरी प्रकार की बात कर रहे थे। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और किसान के लिए जितना कांग्रेस पार्टी ने किया कोई कर नहीं सकता, सोच नहीं सकता। आज 1000 प्रकार के इक्विपमेंट हैं किसान के, जो बुआई से लेकर के, जुताई से लेकर, मड़ाई से लेकर के हमने कृषि क्रांति कर दिया। और हमारी जब सरकार थी तो एमएसपी की जो बात कर रहे हैं, अगर देवेंद्र जी को याद हो 2007-8 कि एक मुश्त 250 गुना हमने एमएसपी बढ़ाया था सारी रबी और खरीफ सारी फसलों की। 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था हमने। 4% सुन लीजिए पंडित जी, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप बोलिएगा। मेरी सेठी बढ़ाने का मैंने 4% जीएसटी दर पर 4% हमारे समय में टैक्स था जब कृषि इक्विपमेंट आप खरीद सकते थे। जब आदरणीय मोदी जी की जीएसटी आई तो 18% उन्होंने कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगाया। तो किसान एक हमारा जो रीढ़ है उसके लिए निरंतर काम करने की आवश्यकता है। अभी इन्होंने किया, 24 में हम सरकार बनाएंगे, फिर हमको करना पड़ेगा, फिर नाराजगी होगी, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है।
लोगों की आकांक्षाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं जो हमने कर दिया वो सब अंतिम है, जो आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं वो सब अंतिम है। हमें निरंतर उनसे संवाद करना होगा। और नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन ठीक है, अपनी बात में आपने ये तो माना कि हाँ चलिए इनका भी कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन है, वरना तो सिरे से भी नकार दिया जाता है कि इन्होंने कुछ किया भी है किसान के लिए। नहीं, जो 2.6 निरंतर प्रक्रिया है तो हो सकता है कि आपका योगदान ज्यादा हो, किसी का कम हो, किसी का ज्यादा हो। मौजूदा व्यवस्था है इसमें 56 वर्ष लगेगा किसानों की आय दुगनी होने में, क्योंकि जब तक हम लागत को जीरो नहीं करेंगे, लागत कम नहीं करेंगे, तब तक आय दुगनी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तब तक लोगों को उचित मूल्य मिल ही नहीं सकता। तो हमें जैसे हमें किसानों को सब्सिडाइज डीजल देना होगा, क्योंकि जुताई से लेकर के मड़ाई से लेकर निकाई से लेकर के गन्ना ढुलाई तक सब में ट्रैक्टर मशीन सब डीजल से चलता है। शुरुआत तो करिए कहीं से, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पे कर दीजिए ना, इसको सबको सब्सिडाइज करना होगा। नाहिद लारी खान, नाहिद लारी खान, हम तो मूल्य बढ़ाने के खिलाफ हैं। हम तो सतत प्रक्रिया है, ठीक है, आपने बता दिया, और अब जनता मौका देगी तो आप करके दिखाइएगा। ठीक है नाहिद लारी खान जी। नहीं, हमने करके दिखाया है, फिर करके दिखाएंगे। ठीक है नाहिद लारी खान जी, शिकायत समाजवादी पार्टी से भी है किसानों को। आयुष जी, किसानों को देखिए, किसानों की सबसे बड़ी हितैषी अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो एक किसानों और मजदूरों ने बनाई है, इसलिए हम किसानों, मजदूरों, शोषितों, वंचितों के ही हितों की लड़ाई हमेशा से समाजवादी पार्टी लड़ती रही है, चाहे सत्ता में रहे तब भी और चाहे सत्ता में ना रहे तब भी। हम सड़कों पर भी जनहित के मुद्दे उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारा तुलना नहीं हो सकता है। इनकी पार्टी पूंजीपतियों ने बनाई है, इसलिए पूंजीपतियों के हित की सोचते हैं। सपा कटिए परिवार ही हमारा समाज है। अशोक जी सुन ले, दो बात सुन ले। अखिलेश यादव है। चलिए अशोक जी सुन ले। नाहिद जी ने देखिए आपकी बात को सुना, नाहिद जी ने आपकी बात को सुना, आप उनकी बात को सुना। नाहिद जी कंप्लीट करें। देखिए जब लोक और तंत्र में ठन जाती है तो लोकतंत्र बचाने के लिए तंत्र को पीछे हटना चाहिए, लोक पीछे नहीं हटता है। अब ये काला कृषि कानून की अगर आप बात करें तो ये वैसे भी ये काला कृषि कानून स्थगित है, तो बेहतर है कि इसको वापस ले ले, तो जिससे एक बार जब वापस ले ले तब फिर पुनः सब लोगों की बैठक हो, चाहे किसान है, चाहे एक्सपर्ट्स हो, चाहे सरकार के लोग हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, सब एक साथ बैठे एक टेबल पे और फिर से एक कानून बने जो सबके हित में हो, सबको जो स्वीकार हो। और फिर अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे, केवल इसको एक उदाहरण समझिएगा, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। अमेरिका जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा और पुराना लोकतांत्रिक और शक्तिशाली देश है, अभी जो है जिस तरह से अफगानिस्तान, छोटा सा देश है अफगानिस्तान, वहां उनके सैनिकों को हटाने के लिए डेट थी 31 अगस्त। उन्होंने एक दिन पहले अपने सैनिकों को वहां से हटा लिया और मामले को फिनिश करा। उसके बाद वहां के राष्ट्रपति बिडेन जी का बयान भी आया। तो जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश पीछे हट सकता है तो क्या मोदी जी जो इस काले कृषि कानून को वापस नहीं ले सकते? कुल मिलाकर के रास्ता तो निकालना होगा नाहिद लारी खान जी, और हम लोग भी देख रहे हैं कि अब ये रास्ता निकालते कैसे हैं, ये भी सवाल अपने आप में है। आज बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि सवाल इस बात का भी है कि आंदोलन 9 महीने से चल रहा है, लेकिन उसकी जो अगुवाई कर रहे हैं, अगर वो बयान देते देते उन सीमाओं को पार करने लग जाएं तो उसका असर आंदोलन पे पड़ना निश्चित है, और इसलिए इस पर सवाल तो बनता है। आज सवाल तो बनता में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।